हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 22nd ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर एक प्ली आया है जिसके अंदर ये बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को, स्पेशली कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पर हमें इन्फोर्सेबल बनाना चाहिए। तो क्या ये चीज़ सही होगा या फिर चीज़ें सही नहीं होंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट जापान ने रिसेंटली अपना हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया है। नाउ हाइड्रोजन ट्रेन का मतलब क्या होता है, एक्जैक्टली कैसे काम करती है, क्या क्या फीचर्स है इसके, और किस तरह हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट इंडिया, यानी कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है और साथ में जो पैनेकिया नाम का एक जो कंपनी है, जो कि फार्मा कंपनी है, उन दोनों ने साथ में मिलकर एक न्यू कोविड वैक्सीन बना रहे हैं। तो एक्जैक्टली किस तरीके से बनाई जाएगी और कौन कौन से और प्लेयर्स हैं इसके अंदर, और ये चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हम इसके लिए बात करेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट इंडिया और फ्रांस की रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के बारे में बात की गई है। तो व्हाट एक्जैक्टली इज ब्लू इकोनॉमी और आसपास के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या इसे इन्फोर्सेबल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, कॉन्टेक्स्ट आई होप आपको समझ आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्ली आया है, एक टाइप का पिटीशन फाइल हुआ है जिसके अंदर ये बोला गया है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सेबल बनाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्री के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर ये चीज मतलब आंसर करने को बोला गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये काम दिया है कि आप दोनों को ये आंसर करना है कि क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द जो लोगों का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या हम उसे यहाँ पर इन्फोर्सेबल बनाए या फिर ना बनाए। बिकॉज देखिए, स्पेशली कुछ यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की जा रही है, स्पेशली जो पैट्रियोटिज्म वाली है या फिर जो यूनिटी ऑफ द नेशन को जो प्रमोट करती है, उस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पर इन्फोर्सेबल बनाने की बात की जा रही है। तो क्या चीज सही होगा या फिर नहीं होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज कि देयर आर थ्री मेन कांसेप्ट्स। एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज एंड देन वी हैव डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए, फंडामेंटल राइट जो होता है, दिस इज अ राइट दैट इज गिवन टू एवरी सिंगल पर्सन। मतलब एवरी सिंगल सिटीजन को ये राइट दिया जाता है या फिर एवरी सिंगल पर्सन को ये राइट दिया जाता है जिसके थ्रू उसे कुछ फ्रीडम मिलती है, उसे कुछ लिबर्टी मिलती है। नाउ दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को अगर आप सिंपल शब्दों में समझेंगे तो ये एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन है अगेंस्ट द स्टेट। मतलब स्टेट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी जो गवर्नमेंट है, वो हमारे ऊपर अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। तो इस मनमानी को रोकने के लिए हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। नाउ इसके बदले में वी हैव सम ड्यूटीज आल्सो। फंडामेंटल ड्यूटीज सिंपल वर्ड्स में कुछ ऐसे ड्यूटीज है जो कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं हर एक सिटीजन को फॉलो करने के लिए। नाउ माइंड यू कि ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स इज अ इन्फोर्सेबल कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, ही कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट और वो अपने फंडामेंटल राइट को फिर से रिस्टोर करवा सकता है। मतलब अगर किसी ने आपका फंडामेंटल राइट यहां पर वायलेट किया है तो आप उसे रिस्टोर करवा सकते हैं। आपको उसके लिए कोर्ट जाना होगा और कोर्ट आपकी बात सुनेगी। बट जो फंडामेंटल ड्यूटी वाला कंसेप्ट है, इसका सिंपल से शब्दों में इसको समझिए कि अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट या फिर कोई भी बॉडी आपको इसके लिए इन्फोर्सेबल नहीं ठहरा सकती है। मतलब आपको इस चीज के लिए पनिश नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली द थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज डीपीएसपी, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, ये भी एक मिलता जुलता कंसेप्ट है जहां पर डीपीएसपी जो है ये एक टाइप का स्टेट्स के ऊपर एक टाइप की ड्यूटीज है। सिंपल वर्ड समझिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर एक टाइप की ड्यूटीज है, बट जो डीपीएसपी एक टाइप के स्टेट के ऊपर ड्यूटीज, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर एक ड्यूटी है। जबकि जब भी वो लॉज बनाएंगे ना, कोई भी कानून बनाती है, तो उससे पहले उसको कुछ डीपीएसपी को ध्यान रखना होगा। नाउ अगर आपको इसी ध्यान रखना है, डीपीएसपी जो है एक टाइप के सजेस्टिव है, एक टाइप के मतलब सजेस्ट करते हैं कि आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना होगा। बट अगेन जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डीपीएसपी को ध्यान में रख के लॉ नहीं बनाती है तो हम, यानी कि सिटीजन जो है, हम स्टेट को इस बात पे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते कि उन्होंने डीपीएसपी को ध्यान में रख के लॉ नहीं बनाया है। नाउ यहां से आपने एक चीज तो डेफिनेटली समझ ली कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्सेबल है, बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो डीपीएसपी है, ये दोनों इन्फोर्सेबल नहीं है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स यहां पर वायलेट होता है तो आप उसको, मतलब उसके अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डीपीएसपी में से कुछ भी अगर वायलेशन होता है तो ना ही आप कोर्ट जा सकते हैं, ना ही कोई आपको कोर्ट लेके जा सकता है, इस दोनों ही मामले में। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा बैकग्राउंड। अब देखिए, रिसेंटली यहां पर एक पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो अभी तक इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको इन्फोर्सेबल करने की जरूरत है। बिकॉज लोग कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज को भूलते जा रहे हैं। मतलब लोग राइट्स के कंसेप्ट में, मतलब राइट्स को इतना ज्यादा लोग डिस्कस करते हैं, राइट्स के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें ये राइट्स मिलना चाहिए, वो राइट्स मिलना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि लोग अपनी ड्यूटीज को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। इस चीज के लिए हमें लोगों को उनकी ड्यूटीज को याद दिलाने के लिए इस चीज को इन्फोर्सेबल बनाना जरूरी है। मतलब इसके थ्रू कुछ लॉज वगैरह बनाने जरूरी है। ना जो पिटीशन है, उन्होंने भगवत गीता का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। आपको याद होगा, भगवत गीता मतलब बेसिकली महाभारत का एक पार्ट है जिसके अंदर जो युद्ध भूमि होती है वहां पे जो श्री कृष्ण है, यानी कि जो द गॉड कृष्णा है, वो अर्जुन को, यानी अर्जुन जो महाभारत का एक टाइप का कैरेक्टर है, उस अर्जुन को एक मतलब ज्ञान बताते हैं, मतलब एक टाइप की धर्म की
बातें बताते हैं उसके अंदर ही एम्फसाइजेस ऑन द मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटीज, कि एक पर्टिकुलर पर्सन की ड्यूटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर पेटिशन के अंदर भी भगवत गीता को डायरेक्टली मेंशन किया गया है और बोला गया है कि जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आज हमें एवरी सिंगल सिटीजन को समझाना जरूरी है कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए यहाँ पर ड्यूटीज को एनफोर्स करने को बोला गया है। नाउ इसके अलावा जो हमारा पेटिशन जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है उसमें जो रशिया है और जो चाइना है दोनों का एग्जांपल लिया गया है। नाउ आपको एक चीज ध्यान रखना है, रशिया और चाइना दोनों के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इन्फोर्सेबल होती है। मतलब सिर्फ एक जो भी एक सिटीजन है उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता है कि वो चाहे तो उसको फॉलो करे या फिर ना करे, बट उनके पास एक टाइप की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब उनके पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें वो चीज फॉलो करना ही करना होता है। तो यहाँ पर उस पिटीशन के अंदर चाइना की जो सुपर पावर की तरफ जो राइज हो रहा है उस चीज को उन्होंने ड्यूटी के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया है। बोला है कि चाइना के जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी को इतने रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि उसी के कारण चाइना आज एक सुपर पावर बन पाया है। इसलिए पेटिशन ये बोलता है कि अभी नीड ऑफ द आवर ये है, मतलब अभी समय की जरूरत ये है कि हमें अपने सिटीजन्स को समझाना होगा कि एग्जैक्टली उनके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमें उनकी ड्यूटीज को भी याद दिलाना होगा ताकि हर एक पर्सन अपनी ड्यूटीज को भी प्रॉपर्ली फॉलो कर सके। नाउ बिफोर आगे बढ़ने से हम सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। नाउ जस्ट रिमेंबर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो उसके अंदर देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज पार्ट 4A, इसी के अंदर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। नाउ इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 1950 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उस टाइम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, बट इसको सब्सिक्वेंटली 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 1976 के अंदर इस चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, जहां पर हर एक पर्सन को उनके कुछ राइट्स बताए गए थे। नाउ बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्जैक्टली कौन कौन सी हमारी मतलब उनको ड्यूटीज बताए गए थे। हम शॉर्ट में समझते हैं कि एक्जैक्टली कौन कौन सी ड्यूटीज हम मतलब हर एक पर्सन की है। फर्स्ट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ द मतलब ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमारा जो संविधान है, संविधान को सबसे पहली बात तो संविधान को फॉलो करना है, और सेकंड चीज संविधान के सारे आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना है, और संविधान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको हमें रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, उसके लिए मतलब रिस्पेक्ट करने के लिए ये बेसिकली हमारी ड्यूटी बनाई गई है। थर्ड, वी हैव टू रियलाइज एंड फॉलो द एसेंशियल आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस। तो दीज थ्री वर्ड्स हैव बीन डायरेक्टली रिटन इन फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि हमें इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म को मेंटेन रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? सिंपल से वर्ड्स में कि हर एक धर्म को यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सेकंड वर्ड इज डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? दैट अल्टीमेटली इट विल बी द पीपल, यानी कि इट विल बी द मतलब वो लोग होंगे जो कि एक्चुअली पावर में होंगे, मतलब पीपल आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ पावर यहाँ पे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है। थर्ड इज नॉन वायलेंस, अहिंसा, जो कि हमारे महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है उनका मेन कैरेक्टर रहा है, मतलब मेन जो उनका जो मेन पावर रही है, जो मेन फोर्स रहा है, दैट इज नॉन वायलेंस। तो हमें सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और नॉन वायलेंस तीनों को साथ में लेकर चलना है। नेक्स्ट, वी हैव टू प्रिजर्व द कल्चर एंड द हेरिटेज, मतलब हमारे इंडिया की जो भी बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत ही रिच हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करना ही भी हमारे कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन? देखिए, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडिया अपने आप में सुप्रीम है, मतलब इंडिया अपने आप में सॉवरेन है, इंडिया विल टेक ऑल इट्स डिसीजन अपने आप से। सेकंड इज इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी, इस दोनों को मेंटेन करना, मतलब सॉवरेनिटी को मेंटेन करना और यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, ये हम हर एक सिटीजन की यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है। मतलब ये सिर्फ स्टेट का इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट है सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं है कि हमारे इंडिया एक टाइप का सॉवरेन रहेगा, बट हर एक सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि इंडिया को सॉवरेन रखना है, यूनिटी के अंदर रखना और वहां पर उसको इंटेग्रिटी मतलब उसका मेंटेन रखना है। नेक्स्ट इज कि हर एक पर्सन को जो पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसको सेफगार्ड करके रखना है, मतलब जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, एग्जांपल रेलवेज, ठीक है, एयरवेज, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि मतलब हर एक लोग यूज करते हैं, जैसे कॉमन पार्क्स वगैरह हो गए, कॉमन बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इन सबको हमें प्रॉपर्ली सेफगार्ड करना है, इनको संभाल के रखना है। नेक्स्ट इज कि देखिए, वी हैव टू डिफेंड आवर कंट्री एट एनी कॉस्ट, मतलब इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ, हमें अपनी जान देकर भी अगर अपनी कंट्री के ऑनर को डिफेंड करना पड़े तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट इज कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द रिसोर्सेज जो कि हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो हमें डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। नो, यहां तक तो हो गया हमारे मेन। अब इसके अलावा देखिए, नाउ वी हैव वन नेगेटिव यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी, जहां पर क्या नहीं करना है ये बताया जाता है। नाउ वी हैव डाउरी, गैम्बलिंग एंड जितने भी सोशल लेवल्स हैं उसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, हमें लगातार एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते जाना है एवरी सिंगल फील्ड के अंदर। ये हो गए हमारे ओरिजिनल 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे, ये वो 10 है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है कि एक और अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके थ्रू एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाता है 1986 के अंदर। देखिए, ये वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 11th है वो
ये बोलता है कि वो सारे के सारे बच्चे जो कि 6 से 14 साल के बीच में हैं, उन सबको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब हर एक पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन वगैरह मिल रही है उसको आपको मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये हमारे मेन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। आई होप आपको ड्यूटीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए अब इस पर्टिकुलर जो अभी रिसेंटली जो यहाँ पर पिटीशन फाइल किया गया उसके अंदर एक्जेक्टली बोला क्या गया है। देखिए रीजन ये दिया गया है क्यों हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करना चाहिए। रीजन ये दिया गया है बिकॉज आसपास बहुत सारे प्रोटेस्टर्स वगैरह ऐसे हैं। आजकल आप देखते हैं धरने वगैरह बहुत होते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह बहुत होते हैं। तो प्रोटेस्ट के चक्कर में क्या होता है, देखिए प्रोटेस्टर्स का हर एक पर्सन का अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मतलब हर एक पर्सन जो भी चाहे वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, जो चाहे वो बोल सकता है, जहां चाहे वहां प्रोटेस्ट कर सकता है। बट द पॉइंट इज उस एक्सप्रेशन के चक्कर में मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं हर एक पर्सन जो है वो पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, रेल के रूट्स को ब्लॉक कर देते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट के जो बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ब्लॉक करते हैं। इनका बेसिकली मेन एम ये होता है कि गवर्नमेंट को फोर्स करना है, कंपेल करना है उनके डिमांड्स को मानने के लिए। देखिए दैट इज कंप्लीटली फाइन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। पब्लिक का जो कन्वीनियंस है उसके बेसिस पे बेसिकली उसके कॉस्ट पे हमें कभी भी अपने डिमांड्स को फुलफिल नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली इट इज द पीपल फॉर हुम एक्चुअली वी आर आस्किंग फॉर दीज राइट्स, दीज ड्यूटीज। ये सब एक्चुअली हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज सही नहीं होगी। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर पिटीशन फाइल किया गया है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पर एनफोर्स करना चाहिए ताकि इन सब चीजों को यहाँ पर हम रोक सके। ठीक है, सेकंड चीज देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज होती है और वो आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन्ड है जो कि पार्ट 4A के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, बट ये सब देखिए अभी किसी भी तरीके का लीगल मतलब ऑब्लिगेशन प्रोवाइड नहीं करते इंडिया के ऊपर। मतलब इंडिया के किसी भी सिटीजन के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब किसी के ऊपर भी लीगैलिटी मतलब लॉ के द्वारा ये नहीं बोला गया कि आपको इसे फॉलो करना ही करना है। बट हर एक पर्सन के ऊपर एक टाइप के मॉरल ऑब्लिगेशन है। मतलब मॉरली आपको इसे फॉलो करना चाहिए। लीगली आपको नहीं करेंगे तो आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है, बट द पॉइंट इज कि मॉरली यू शुड फॉलो। ठीक है, और लेकिन इसी चीज को मतलब ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो पिटीशन फाइल किया गया उसके अंदर ये बोला गया है कि चीज बहुत ही सैक्रोसेंक्ट है, मतलब कि पवित्र है बहुत ज्यादा। ये जितने भी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दैट्स व्हाई वी शुड डेफिनेटली फॉलो इट। तो जैसे मैंने आपको बताया भगवत गीता के उन्होंने एग्जांपल दिया गया जहां पर बोला कि लॉर्ड कृष्ण जो है वो अर्जुन को गाइड करते हैं और वो बताते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटीज क्या क्या है। एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में ड्यूटीज मतलब कंप्लीट करना कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तरफ हम अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, लिबर्टीज के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम के बारे में बात करता है, बट अलॉन्ग विद राइट्स लिबर्टीज एंड फ्रीडम वी शुड डेफिनेटली मतलब ऑल्सो टेक सम टाइम आउट फॉर आर ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या है? दीज आर ड्यूटीज। देखिए राइट्स लिबर्टीज और फ्रीडम्स ये सब हमारे फ्रीडम्स है, मतलब जो ये सब हमें मिलती है, बट ये जो ड्यूटीज है ये हमारे लिए टाइप का ऑब्लिगेशंस है, ये सब हमें करनी होती है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को भी उसी मतलब सेम जील एंड सेम एंथुसिज्म के साथ फॉलो करना चाहिए जिस तरीके से हम राइट्स की डिमांड करते हैं। इसके अलावा अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो वो हमारे लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करते हैं। अगर आप देखिए ऑल्दो ये लीगल नहीं है, बट इसके बावजूद ये हमारे लिए हमारी सोसाइटी के लिए टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक पर्सन को यहाँ पे प्रॉपर्ली आसपास की चीजों को प्रोटेक्ट करना, हर चीज को बचाना, हर चीज को प्रॉपर्ली संभालना, आइडियल्स को चेरिश करना, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं बट पूरे सोशल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम बैक जाकर देखेंगे, देखिए जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर के अंदर ये बोला गया है कि राइट्स और ड्यूटीज दोनों बराबर है। तो अगर दोनों को बराबर रखा गया तो बोला कि हर एक पर्सन के पास अगर कुछ राइट्स हैं जो कि उसको डेफिनेटली मिलेंगे, तो हर एक पर्सन के पास कुछ ड्यूटीज भी हैं जो कि उसको डेफिनेटली फॉलो करनी होंगी। अगर दोनों चीजें सेम होती है उसके बाद ही हम एक पर्टिकुलर कंट्री को प्रोग्रेस के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर भी एक पिटीशन फाइल किया गया जहां पर ये बोला गया है कि एटलीस्ट कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर इन्फोर्सेबल बनाना ही चाहिए। अगर हम पूरे 11 के 11 को अगर इन्फोर्सेबल नहीं बना सकते हैं तो एटलीस्ट हम कुछ को हमें इन्फोर्सेबल यहाँ पे बनाना चाहिए। तो यहाँ पर पहला बोला गया है कि देयर इज अ फंडामेंटल ड्यूटी कॉल्ड एज अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको याद है पीछे? तो ये वाला जो पार्ट था बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो इसको आप पूरी तरीके से इन्फोर्सेबल बनाओ, इसको आप पूरी तरीके से इसके ऊपर लॉ बनाओ ताकि हर एक पर्सन जो है इंडिया की यूनिटी के लिए काम करेगा। ठीक है, फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज बोला है कि जब भी नेशनल सर्विस की मतलब रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, तो उस टाइम हमें अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो इस चीज को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लीगल बनाने के लिए बोला जा रहा है कि मतलब इसके ऊपर आप एक लॉ बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए थर्ड चीज बोला गया है कि हमें पेट्रोटिज्म का जो कंसेप्ट है, हमारे जो स्पिरिट है बेसिकली देशभक्ति का, उसको और ज्यादा प्रमोट करना होगा। और जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है लोगों के अंदर, मतलब राष्ट्रीयवाद, देशभक्ति का जो बेसिकली कंसेप्ट है उसको भी हमें अपने लोगों के अंदर लेके आना पड़ेगा। अभी पिछले अगर आप 1-2 साल के अंदर देखेंगे तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ज्यादा फ्लाउट हो रहे हैं। मतलब कोई इसे फॉलो नहीं करता है, कोई भी मतलब प्रॉपर्ली अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करना चाहता है। एवरी सिंगल पर्सन वांट्स देयर राइट्स बट नो वन वांट्स टू कंपेल मतलब लोगों को कि वो अपनी ड्यूटीज को ही फॉलो करें। बट अगर आप देखेंगे तो जो ड्यूटीज होती हैं, एक्चुअली ड्यूटी एक टाइप के टूल्स होती है जो कि हमारी यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में और उसको प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो अगर हर एक सिटीजन अपने राइट्स के बारे में अगर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है तो साथ में उसको जो भी उसकी ड्यूटीज वगैरह है उसके लिए भी कॉन्शियस रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के थ्रू क्या होगा, हमारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं हम उसको प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। देखिए अगर आप बैक में जाएंगे मतलब काफी पीछे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था दैट कॉल्ड एज रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, रंगनाथ मिश्रा जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि देखिए जो
हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ऑल्दो अभी मतलब इसके ऊपर किसी भी टाइप का लीगल सैंक्शन नहीं है, बट डेफिनेटली इसके ऊपर एक सोशल सैंक्शन है, मतलब सोशली आपको इसे फॉलो करना चाहिए, मॉरली आप इसे फॉलो करना चाहिए, ये चीजें यहाँ पर बोली जाती है। और इसे हमें बोल रहा है कि जल्दी ही आपको इसके लीगल सैंक्शंस भी बनाने चाहिए ताकि कुछ ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को आप यहाँ पे इन्फोर्स कर सको। ठीक है, अगर आप देखोगे राइट्स और ड्यूटीज होती है हर एक पर्सन की, वो कहीं ना कहीं कोरिलेटिव होती है, मतलब अगर पर्सन को राइट मिलती है तो साथ में ऑटोमेटिकली ड्यूटीज भी मिलती है, और ड्यूटीज मिलती है तो ऑटोमेटिकली राइट्स भी मिलती है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी एक चीज को फॉलो करें और एक चीज को फॉलो ना करें, बिकॉज हमारे इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, डेवलप करना है, तो राइट्स के साथ साथ हमें ड्यूटीज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमें कुछ रोल मॉडल्स बनाने होंगे, रोल मॉडल्स मतलब कुछ ऐसी ड्यूटीज वगैरह को लेकर आना होगा जो कि हर एक पर्सन प्रॉपर्ली फॉलो करे। अगर हर एक पर्सन उनसे फॉलो करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा इंडिया जो है डेवलपमेंट के पाथ पे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट राइट नाउ हमारे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, हमारे पास अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी सेंसिटाइजेशन का कोई पॉलिसी नहीं है, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए कोई भी हमारी पॉलिसी नहीं है, इसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है, तो हम कैसे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पर पूरी तरीके से इन्फोर्स कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया आज का जो आर्टिकल आया हुआ है। नो लेट्स गो बैक और थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन देखते हैं कि एक्जैक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या क्या चीजें हमें याद होनी चाहिए। फर्स्ट चीज कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा रशिया से लिया गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रशिया के अंदर भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज उसका कंसेप्ट है, बट रशिया के अंदर ये बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटी इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं बोला था, इंडिया के अंदर बोला था कि फंडामेंटल राइट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं लीगल सैंक्शन प्रोवाइड किया गया, बट फंडामेंटल ड्यूटीज को अभी तक सिर्फ मॉरल या फिर सोशल सैंक्शन नहीं मिला है, इसको अभी तक लीगल सैंक्शन नहीं मिला है। सेकंड चीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के थ्रू इसको ऐड किया गया था। इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। थर्ड चीज, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर क्या होता है, एक और यहाँ पर एक मतलब 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सो वन मोर ड्यूटी वाज एडेड इन 2002 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एंड फाइनली यू मस्ट रिमेंबर कि जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, दोनों ही पूरी तरीके से नॉन जस्टिसेबल है, बट जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर जस्टिसेबल, मतलब उसको आप लेके कोर्ट जा सकते हैं, बट इसके लिए डीपीएसपी के लिए और फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये हमारे हो गए आज का जो फर्स्ट टॉपिक था। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं जापान के हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कम्स कि रिसेंटली हाइड्रोजन की मतलब एक हाइड्रोजन पावर ट्रेन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, कौन सी कंट्री ने किया है, दैट इज जापान। आपको ध्यान रखना है जापान का ये खुद का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। अब देखिए जापान ने यहाँ पर लास्ट ईयर जो यहाँ पर अभी हमारा जो मीटिंग हुआ था उसके अंदर ये बोला था कि जापान 2050 तक पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब उसने अपने नेट जीरो को अचीव करने की बात की थी 2050 तक। तो अगर हमें कार्बन नेट जीरो बनना है किसी भी कंट्री को, तो सबसे पहले तो कार्बन को रिड्यूस करना होगा, बट कार्बन को रिड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा ना, ऑल्टरनेटिव टाइप का फ्यूल चाहिए होगा। तो उसी चीज के लिए अभी तक जितनी भी ट्रेन वगैरह कार्बन और डीजल मतलब इन सब के ऊपर यूज करती थी, उसको हटा करके अब हाइड्रोजन वाली ट्रेन यहाँ पर लॉन्च कर रहा है। ठीक है, और इसका जो ट्रेन का टेस्टिंग वगैरह होगा वो मार्च के अंदर स्टार्ट होगा। तो मतलब पॉइंट ये है कि अभी तक ये ट्रेन ऑलरेडी बन चुका है, मतलब ऑब्वियसली हम फरवरी के एंड में आ चुके हैं, तो मार्च यानी कि नेक्स्ट मंथ यानी कि स्टार्टिंग में ही ये ट्रेन का जो टेस्टिंग वगैरह है वो सब स्टार्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइबारी। नाउ दिस इज द नेम ऑफ द ट्रेन। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक्जैक्टली हाइबारी क्या है। जस्ट रिमेंबर कि हाइबारी इज द नेम ऑफ द हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो कि जापान ने उसको रिसेंटली बनाया है। देखिए टोटल इसके 2 कार्ड के ट्रेन है, मतलब टोटल 2 कोचेस है इसके अंदर। ठीक है, और दोनों कोचेस जो है अराउंड 140 किलोमीटर के आसपास की मतलब स्पीड से ट्रेन पर्टिकुलर ट्रैवल कर सकती है। नाउ जस्ट सी दिस पर्टिकुलर इमेज। नाउ दिस इज द कोच नंबर 1 यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, और दिस इज द कोच नंबर 2, दैट्स ऑल। अभी ट्रेन इतना सही है। ठीक है, मतलब ट्रेन अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, तो बहुत छोटा सही है। नाउ देखिए अगर आप एक चीज देखेंगे तो इसको 2 डिफरेंट कंपनीज ने इसको बनाया हुआ है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज हिटाची एंड सेकंड इज कॉल्ड एज टोयोटा। ठीक है, तो हिटाची और टोयोटा दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है। अब देखिए जो इस पर्टिकुलर जो ट्रेन का जो मेन सर्किट स्टोरेज बैटरी है उसको हिटाची ने बनाया है। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, मैं आपको बस बता रहा हूं। ठीक है, सेकंड चीज जो पावर कन्वर्टर है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो बीन मेड बाय हिटाची, बट यहाँ पर जो फ्यूल सेल का डिवाइस है उसको टोयोटा ने बनाया है। ठीक है, इसी चीज के लिए यहाँ पर दोनों ने साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर ट्रेन को बनाया है। इसके जितने भी इंजन है, जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह सबको बनाया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हिटाची और टोयोटा ने दोनों ने बनाया है, बट इसका मेन वो कौन है, मेन जिसने इसको बनाया है वो है ईस्ट जापान का रेलवेज। जैसे इंडिया के अंदर आप देखते हैं ईस्टर्न डिपार्टमेंट अलग है, वेस्टर्न डिपार्टमेंट अलग है, सेंट्रल डिपार्टमेंट अलग है रेलवेज का। सिमिलरली जापान के अंदर का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसने इसको बनाया है हिटाची और टोयोटा के साथ में। और जो अभी तक जापान अपने सारे के सारे ट्रेन चलाता था, दैट यूज्ड टू रन ऑन डीजल के ऊपर रन करता था, उसको भी रिप्लेस करके फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर हाइड्रोजन वाला ट्रेन बनाने की बात की जा रही है। और बोला गया है 2030 के बाद इस पर्टिकुलर ट्रेन को जापान बेचना भी स्टार्ट कर देगा, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है, 2030 तक इनका जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर ट्रेन को दूसरी कंट्री के अंदर बेचा जा सकता है, ताकि वो जो दूसरी कंट्री है वो भी
भी अपने कंट्री के अंदर कोल की डिपेंडेंस को रिड्यूस कर सके। ठीक है, ये हमारा मेन एम हो गया। अब देखिए, तो क्या जापान इज द ओनली, क्या जापान यहाँ पर पहली कंट्री बन गई है, या फिर क्या जापान ओनली कंट्री है जहां पर हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन है? जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। यूरोप के ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बेस्ड जो ट्रेन है, हाइड्रोजन बेस्ड जो प्लेन्स हैं, इन सब के अंदर आगे बढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट कंट्री था दैट वाज इन 2018 जर्मनी ने सबसे पहली बार हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन बनाया था। जर्मनी के अंदर एक कंपनी है दैट इज कॉल्ड एल्स्टॉम एसए। ठीक है, एल्स्टॉम नाम की कंपनी जो है वो जर्मनी कंपनी है और उसी ने ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन पहली बार बनाया था। सो जस्ट रिमेंबर कि जो फ्रांस ने रिसेंटली जो हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन बनाया है, फ्रांस इज नॉट द फर्स्ट कंट्री, इट इज नॉट द फर्स्ट कंट्री। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जर्मनी का जो एल्स्टॉम था उसने मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन बनाया था और अभी फ्रांस भी बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो जर्मनी का जो एल्स्टॉम है उसने और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें बनाई है। जैसे देखिए, अगर आपको ऑब्वियसली ट्रेन अगर बनाना है ऐसा जो कि हाइड्रोजन के ऊपर है, तो आपको हाइड्रोजन फ्यूल को बार बार मतलब यूज करने के लिए, आपको रिफिल करने के लिए एक आपको प्लेस चाहिए। समझिए, देखिए अभी अगर हम पेट्रोल या फिर डीजल वाली अगर हम गाड़ी चलाते हैं, तो पेट्रोल डीजल अगर हमारी गाड़ी का खत्म हो जाता है तो हम कहां जाते हैं? वी गो टू पेट्रोल पंप्स, राइट? पेट्रोल पंप के अंदर जाकर हम उस पर्टिकुलर फ्यूल को वापस डलवा सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। सिमिलरली अगर कोई ऐसा ट्रेन बनाया गया तो उसके लिए आपको एक फ्यूलिंग स्टेशन भी चाहिए, मतलब जहां पर आप उस हाइड्रोजन के फ्यूल को डाल सको, राइट? सिमिलरली यहां पर स्पेशल फ्यूलिंग स्टेशन और बहुत सारे रीजनल ट्रेन जो कि हाइड्रोजन के ऊपर मतलब चलने वाले हैं, उन सबको यहां पर बनाया जा रहा है, जो कि जर्मनी के अंदर ऑलरेडी बनाया जा रहा है और माना जा रहा है कि 2024 तक ये सब चीजें मतलब टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये सब ऑलरेडी सर्विस के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि जापान का जो सर्विस में आने वाला है वो 2030 के अंदर आने वाला है, बट यहां पर जो जर्मनी है उसका आने वाला है 2024 के अंदर। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वो मतलब मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, समझिए कि हाइड्रोजन को क्यों यूज कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने काफी डिस्कस किया हुआ, हाइड्रोजन एक बहुत ही क्लीन एनर्जी का सोर्स होता है, मतलब हाइड्रोजन के अंदर से किसी भी टाइप का कार्बन यहाँ पर बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, उसके कारण हाइड्रोजन बहुत ही रिलायबल और बहुत ही क्लीन एक टाइप का एनर्जी का सोर्स है। इसलिए हम कोल से अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करके हाइड्रोजन के अंदर अपनी के अंदर जो हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज देखिए, टोयोटा नाम की जो कंपनी है, जो कि जापान की कंपनी है, उसने इस पर्टिकुलर ट्रेन के अलावा ये अपनी एक कार का एक टाइप का ब्रांड बना रहा है और एक कार का नाम है मिराई। नो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। देखिए पीछे हमने देखा यहाँ पर जो नेम था दैट थिंग इज कॉल्ड एज, यहाँ पर एक सेकंड, दैट थिंग इज कॉल्ड हाइबारी। हाइबारी जो है दिस इज द नेम ऑफ द ट्रेन, बट अगर आप मिराई वर्ड देखेंगे, मिराई द वर्ड इज द नेम ऑफ द कार। ठीक है, जो कि टोयोटा बना रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि जो टोयोटा ने जो कार बनाई है दैट इज मिराई, और मिराई क्या है? टाइप का हाइड्रोजन बेस्ड कार्स है। सिमिलरली जापान का जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर हाइड्रोजन के यूसेस को इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इंक्रीज करके माना जा रहा है कि 2050 आते आते कार्बन को और ज्यादा रिड्यूस करके वो हाइड्रोजन के यूसेस को ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन तक इंक्रीज कर देंगे। मतलब दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट। अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री अपने हाइड्रोजन की जो भी उनका यूसेज है उसको इतना इंक्रीज कर पाती है, तो ऑब्वियसली अपने कोल की डिपेंडेंसी को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकती है। सिमिलरली दो और डिफरेंट कंपनीज है यहाँ पर जापान के अंदर, बट आपको ऑब्वियसली नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान रखिए। देखिए कावासाकी और इटावारी नाम के हैवी इंडस्ट्रीज जो कि जापान के अंदर प्रेजेंट है, उन्होंने और भी यहाँ पर हाइड्रोजन के सप्लाई चेन्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि फ्यूल का जो कॉस्ट है उसको और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। तो पॉइंट इज आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर हाइबासी क्या होता है, मिराई क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज आपसे पूछी जा सकती है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री रिसेंट है जिसने अभी रिसेंटली हाइड्रोजन बेस्ड कार बनाया है, सॉरी हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन बनाया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी कंट्री पहली थी, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? इट वाज जर्मनी। ठीक है, और जो रिसेंट कौन सी है? जापान। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ऑलराइट, ये था हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं इंडिया और एक पेरेकिया नाम का एक टाइप की कंपनी है जिन्होंने साथ में मिलकर न्यू कोविड वैक्सीन बनाने की काम कर रहे हैं। लोग समझते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक बॉडी के साथ एक टाइप का पार्टनरशिप कर रहा है। दैट बॉडी इज कॉल्ड एज कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, यानी कि सेपी नाम की एक बॉडी है, और साथ में एक फार्मा की कंपनी है, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट इज कॉल्ड एज पैनेसिया। तो इंडिया, सेपी और ये पैनेसिया तीनों साथ में मिलकर एक न्यू कोविड वैक्सीन बना रहे हैं। तो समझिए ये जो नया कोविड वैक्सीन बना रहा है ऑब्वियसली सार्स कोविड 2 के अगेंस्ट काम करेगा, बट सार्स कोविड 2 के अलावा और भी बाकी जितने भी बीटा कोरोना वायरसेस हैं, मतलब कोई जो फ्यूचर में भी आ सकता है, उन सब के अगेंस्ट एक टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा न्यू टाइप की वैक्सीन। मतलब ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो हर एक डिफरेंट वेरिएंट्स को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको समझिए जो सेपी है, सेपी हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। मतलब देखिए सेपी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहा है, बट एक्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन से डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक टाइप का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर एक डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं। तो उनमें से एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज कॉल्ड THSTI, मतलब कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये जो बॉडी है इसी के साथ एक्चुअली जो सेपी है वो यहाँ पर दोनों बिल्डअप करेंगे, दोनों साथ में आएंगे और इन चीजों को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक न्यू टाइप की वैक्सीन को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर से समझिए, देखिए वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर बोला है कि हम कोई एक न्यू वैक्सीन बनाएंगे, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली देखिए अब मोदी खुद तो जाएगी नहीं, राइट? मोदी खुद तो जाएगा नहीं वो पर्टिकुलर जो वैक्सीन है बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने किसी मिनिस्ट्री को यहाँ पर असाइन करेगी। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री इज जो हमारा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक है। अब देखिए मिनिस्ट्री अगेन जो मिनिस्टर होता है वो खुद नहीं जाता है, तो मिनिस्टर अपने अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह डिपार्टमेंट को यहाँ पर असाइन कर देगा। तो डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। सिमिलरली डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो खुद नहीं जाएंगे, डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें से एक कॉलेज जो है दैट इज कॉल्ड एज THSTI। इससे कोई काम दिया गया है कि आपको ये पर्टिकुलर वैक्सीन को बनाना है, ठीक है। आई होप आपको ये जो प्रेसिडेंट्स ऑर्डर था ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए रिसेंटली जो सेपी नाम की जो बॉडी है उसने रिसेंटली बोला कि हम $12 मिलियन को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि हम इस पर्टिकुलर वैक्सीन को बना सकें। अब ये जो वैक्सीन बनाया जा रहा है इसका बेसिकली अगर आप देखिए सिंपल फीचर्स को समझेंगे तो इट इज गोइंग टू बी मल्टी एपिटोप। मल्टी एपिटोप का सीधा सा मतलब है कि एक सिंगल वेरिएंट को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा है, मल्टीपल वेरिएंट्स को ये डायरेक्टली टारगेट करेगा, ठीक है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, इट विल बी मेड बाय एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक न्यू टाइप की प्रोसेस है उससे बनाया जाएगा। और थर्ड चीज, इसी ये जो वैक्सीन है वो नैनो पार्टिकल बेस्ड होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी तक हम जितने वैक्सीन वगैरह यूज करते हैं वो इंजेक्टेबल वैक्सीन यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के वैक्सीन को यूज करते हैं, मतलब पॉइंट इज ये वाली वैक्सीन जो बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी नैनो पार्टिकल बेस्ड। क्या मतलब है, नैनो पार्टिकल वो चीजें होती है जो कि बहुत छोटी होती है, ठीक है, बहुत छोटी होती है, जो डायरेक्टली जाकर आपके टारगेट पे अटैक कर सकती है, ठीक है, मतलब वो किसी भी रास्ते से जाकर आपके टारगेट तक पहुंच सकती है, वहां जाकर अटैक कर सकती है। तो इसलिए नैनो पार्टिकल्स को यहाँ पे यूज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर वैक्सीन को बनाने में। नाउ जो भी हमारा लीड एंटीजन होगा, एंटीजन क्या होता है आपको याद है, एंड देखिए देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन जो आपकी बॉडी के अंदर या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर करता है दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन। मतलब एंटी मतलब कोई दूसरा, जन मतलब कोई चीज जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करी है, मतलब कोई दूसरी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन। नाउ इस एंटीजन से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी जो बनाती है दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि एंटीजन कोई भी वायरस, बैक्टीरिया फिर पैथोजन हो सकता है, बट एंटीबॉडीज मतलब वो चीजें होती है जो कि हमारी खुद की बॉडी उस एंटीजन से फाइट करने के लिए बनाती है। तो यही बोला जा रहा है कि जो भी लीड एंटीजन होगा, जो कि हमारे केस में भी कोविड है, तो कोविड को यूज करके इस पर्टिकुलर मतलब ये जो वैक्सीन है उसको बनाया जाएगा। तो दिस इज द मेन मेथड जो ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो सेपी है वो फेज 1 फेज 2 के डिफरेंट टाइप की स्टडीज करेगा और उस वैक्सीन को बनाने की कोशिश करेगा। समझिए यहाँ पर एक बॉडी है। नाउ देखिए ये जो सीपी, ये जो सेपी नाम की बॉडी है यानी कि कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, ये डोनेशन से काम करती है। पहली बात आपको समझना है, सीपी एक टाइप की ऑटोनोमस बॉडी है यानी कि एक टाइप के डोनेशन से काम करती है। डोनेशन से पब्लिक से लेती है, प्राइवेट बॉडी से लेती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से लेती है, बहुत सारी फिलैंथ्रोपिक जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है उन सबसे लेती है। एम क्या होता है इसका, एम होता है कोई भी अगर इन्फेक्शियस डिजीज इमर्ज हो रही है तो उन सबके अगेंस्ट वैक्सीन को डेवलप करना, ये इसका मेन एम होता है। यानी कि सेपी जो है वो नॉर्मली वैक्सीन ही बनाती है डिफरेंट टाइप के डिजीज के लिए, एंड वो वैक्सीन जो बनाती है उसके लिए पैसे इकट्ठे करती है डोनेशन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए सेपी कौन से डिजीज के ऊपर अटैक करती है, मतलब किस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट यहाँ पर वैक्सीन बनाती है। नाउ ये सिर्फ उन्हीं डिजीज के ऊपर वैक्सीन बनाती है जिसको WHO को, देखिए WHO का एक टाइप का खुद का पब्लिकेशन है, मतलब WHO एक रिपोर्ट निकालता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज। ये जो ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज है ना, तो वो सारे के सारे डिजीज जो कि इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं ना, इन्हीं सारी के सारी चीजों के ऊपर ये सेपी जो है वो जो वैक्सीन बनाता है। समझिए सेपी को पहली बार 2015 के अंदर बनाया गया था ऑल्दो, बट इसको लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की बॉडी होती है जिसका हेडक्वार्टर डेवोस के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया था। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। देखिए ऑल्दो सेपी काम करता है, मतलब सेपी को बनाया गया है WEF के द्वारा, बट सेपी काम करता है WHO के बनाए हुए एक पर्टिकुलर जो एक टाइप का ब्लूप्रिंट है इसके ऊपर काम करता है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज। तो देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक्जैक्टली ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज के अंदर ऐसे कौन कौन से डिजीज है। पहला जो डिजीज है, देखिए पहली बात आपको समझना है, ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज जो है उसको लगातार अपडेट किया जाता है WHO के द्वारा। सेकंड चीज, कौन कौन से ऐसे हैं, टोटल अभी राइट नाउ टोटल 7 ऐसे डिजीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट के अंदर इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज मर्स। व्हाट इज मर्स, देखिए सार्स का आप सिंपल छोटा भाई समझ सकते हैं। सार्स अभी जो कोविड वायरस है उसी का छोटा भाई आप समझ लिया मर्स है। मर्स जो था वो 2001 में इंडिया के अंदर आया था, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर आया था। उसके कारण उसने ऑल्दो बहुत ज्यादा यहाँ पर सिवियरिटी इंक्रीज नहीं की थी, बट सार्स के कंपैरिजन में तब भी काफी ज्यादा हो गया था, ठीक है। समझिए तो मर्स का फुल फॉर्म क्या है, मर्स का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस का ये एक टाइप का फेस था। सेकंड, अभी जो हम जिसको फेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सार्स कोविड। सार्स का फुल फॉर्म क्या है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कोरोना वायरस है, तो इसे 2 बोलते हैं। 2 क्यों, बिकॉज दिस वाज 1 इसलिए 2, ठीक है। इसके अलावा निपा वायरस आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की हुई है। लासा फीवर वायरस इसके बारे में बात की हुई है। रिफ्ट वैली फीवर वायरस, और नेक्स्ट इज चिकनगुनिया वायरस, और देन फाइनली वी हैव अ डिजीज कॉल्ड एज डिजीज एक्स। Now this disease X ना, इसका एक्चुअल नेम क्या है, गाइपोथेटिकल अननोन पैथोजन, ठीक है। आपको देखो ध्यान रखना है, आप ये चीज यहाँ पर याद कर सकते हैं कि डिजीज एक्स एग्जैक्टली किसको बोला जाता है। तो जो गाइपोथेटिकल पैथोजन है ना, उस चीज को यहाँ पर डिजीज एक्स बोला जाता है, बिकॉज अभी तक हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सी डिजीज, मतलब कौन सा वो पैथोजन है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर गाइपोथेटिकल नाम का डिजीज कॉज करता है, इसलिए हम उसको डिजीज एक्स बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि जितने भी वैक्सीन वगैरह हैं वो इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली कोविड के कारण, तो वो सारी की सारी चीजें जहां पर भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी चीज आती है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड। सो जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर, देखिए बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मर्स और सार्स ये दोनों तो आपको याद ही रहेंगे। इसके अलावा निपा वायरस हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है, लासा वायरस के बारे में बात की हुई है। इसके अलावा रिफ्ट वैली, चिकनगुनिया और डिजीज एक्स, आपको बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें याद हो जाएंगी।
आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रहा है। अब देखिए सेपी जो है, सेपी को बनाने के अंदर बहुत सारी डिफरेंट बॉडीज का यहाँ पर हाथ है। हमने देखा इसको 2017 के अंदर इसको बनाया गया था, राइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर इसको फाइनली लॉन्च किया गया था। बट जो इसको फंडिंग वगैरह मिलती है, हमने ये देखा कि डोनेशंस के थ्रू काम करता है। अब देखिए जो इसको डोनेशंस वगैरह मिले हैं वो प्राइवेट बॉडी प्लस पब्लिक बॉडी दोनों से मिलती है। देयर इज अ प्राइवेट बॉडी कॉल्ड एज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आपको पता होगा बिल गेट्स ने यहाँ पर काफी सारा पैसा वगैरह प्रोवाइड किया हुआ था इस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए। इसके अलावा देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज वेलकम ट्रस्ट एंड फाइनली वी हैव द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, जापान, जर्मनी एंड नॉर्वे। नाउ अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि सेपी को बनाने में एक्जैक्टली कौन से 4 कंपनीज ने यहाँ पर कौन से 4 कंट्रीज ने यहाँ पे हेल्प किए। तो इंडिया इज वन अमंग देम। नाउ दिस विल बी द ओनली क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड। जापान, जर्मनी, नॉर्वे अगर आपको याद नहीं भी होता है दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट आपको यू मस्ट नो कि इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने सेपी को बनाने के लिए काफी सारा फंडिंग वगैरह प्रोवाइड किया था। लेटर ऑन 2 साल के बाद यानी 2019 के अंदर यूरोपियन यूनियन सेपी को ज्वाइन करता है एंड फाइनली 2020 के अंदर यूके इसको ज्वाइन करता है। यानी कि राइट नाउ वी हैव इंडिया, जापान, जर्मनी, नॉर्वे, इसके अलावा वी हैव जो यूरोपियन यूनियन है, इसके अलावा यू हैव यूके एंड इसके अलावा वी हैव 2 मेन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। वन इज कॉल्ड एज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वन इज वी हैव वेलकम ट्रस्ट। ये भी यूके के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी की सारी बॉडीज हैं जो कि एक्चुअली सेपी को भी फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए आपको ध्यान रखना है जो भी कोई इंटरनेशनल बॉडीज होंगी ना, उसका हेडक्वार्टर हमेशा कोई सी थर्ड कंट्री के अंदर होता है। तो वो नॉर्वे के अंदर प्रेजेंट है। नॉर्वे यहाँ नहीं, देखिए इसका डायरेक्टली मेंबर भी प्रेजेंट है और नॉर्वे के अंदर जो ऑस्लो नाम का एक सिटी है उसी के अंदर ये चीज प्रेजेंट है। ये हमारा हो गया यहाँ पर मेन चीज है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ बात करने वाले हैं इंडिया फ्रांस की रिसेंटली मीटिंग के लिए। देखिए हमारे जो मिस्टर एस जयशंकर यानी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो रिसेंटली फ्रांस गए हुए हैं 3 दिन की मीटिंग के ऊपर। जो मीटिंग के ऊपर गए हैं वहां पे फ्रांस के साथ रिसेंटली काफी सारी डील साइन हुई है, जिसमें से एक डील जो साइन हुई है दैट इज ऑन ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के ऊपर। तो हम समझते हैं एक्जैक्टली क्या है। देखिए समझिए, इंडिया और फ्रांस की रिसेंटली मीटिंग चल रही है, उन्होंने बातचीत की है ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के ऊपर एक रोड मैप बनाया गया है। मतलब इस दोनों ही फील्ड के अंदर हम कितने अच्छे तरीके से आपस में स्ट्रेटेजाइज करने वाले हैं, कितने अच्छे तरीके से हम बातचीत करने वाले हैं, चीजों को आगे लेके जाने वाले हैं। समझते हैं। देखिए दोनों कंट्री ने ये बोला है कि दोनों कंट्री के पास जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो ओशन कंजर्वेशन का जो नॉलेज है, उन सबको आपस में शेयर करेंगे। मतलब एक दूसरे को समझाएंगे, बताएंगे, जो टेक्नोलॉजीज उनके पास प्रेजेंट है वो आपस में एक दूसरे को मतलब कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज क्यों? देखिए ओशन एक ऐसी चीज है जो कि एक ग्लोबल कॉमन है। मतलब क्या है इसका? ग्लोबल कॉमन का सीधा सा मतलब होता है जिसपे हर एक कंट्री का इक्वल हक है। देखिए कोई भी ओशन को कोई भी यहाँ पे कंट्री डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकती, भले ही वो सुपर पावर क्यों ना हो, वो क्लेम नहीं कर सकती। ओशन एक ऐसी चीज है जो कि हर एक कंट्री का इक्वल है। तो इसलिए बोला जा रहा है ओशन को कंजर्व करना भी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इसलिए इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पर साइन किया है एक टाइप की एग्रीमेंट, जहां पर बोला गया है कि हम इस ब्लू इकोनॉमी को यानी कि ओशन गवर्नेंस को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। समझते हैं। देखिए जो रिसेंटली जो रोड मैप किया गया है ओशन गवर्नेंस के लिए फिर ब्लू इकोनॉमी के लिए, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रोड मैप्स हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। समझते हैं। देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम का मतलब होता है जो कि नेवल से रिलेटेड होता है, मतलब जो सी से रिलेटेड होता है, तो यानी कि सी वाला ट्रेड। सेकंड इज नेवल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी बनाई जाएंगी इंडिया और फ्रांस के अंदर। थर्ड इज मरीन टेक्नोलॉजीज वगैरह आपस में ट्रांसफर की जाएंगी। फोर्थ इज फिशरीज। देन वी हैव साइंटिफिक रिसर्च वगैरह किया जाएगा। देन वी हैव मरीन इको टूरिज्म वगैरह को प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर। देन वी हैव इनलैंड वाटरवेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलैंड वाटरवे? समझिए। देखिए इनलैंड वाटरवे का सीधा सा मतलब है कोई रिवर हो या फिर कोई यहाँ पर कैनाल्स वगैरह प्रेजेंट हो, कोई ऐसा हो जो कि स्मॉलर वाटर बॉडी हो, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी को यूज करके अगर आप डायरेक्टली अपने जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सामान वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, शिप्स को यूज करें, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करें, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इनलैंड वाटरवे। यानी कि आपको ओशन से दूर किसी रिवर्स वगैरह को यूज करके डायरेक्टली आप वहां पर सी कम्युनिकेशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इनलैंड वाटरवेज। देन वी हैव इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, मतलब कोस्ट के आसपास की सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखना, दोनों ही साथ में मिलकर ऐसा कर सकते हैं। देन वी हैव कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कॉम्पोनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सिविल मैरीटाइम इश्यूज। मतलब देखिए यहां पर तो हमने बात की, यहाँ पर देखिए नेवल इंडस्ट्री के बारे में बात की हमने, बहुत सारे डिफरेंट मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बात की, बट ये सब गवर्नमेंट के डायरेक्टली उसके अंदर आता है, हक के अंदर आता है। बट द पॉइंट इज जितना सिविल का मैरीटाइम इश्यूज है, जितने भी जैसे फिशरमैन वगैरह हैं, फिशरमैन आते हैं सिविल मैरीटाइम इश्यूज के अंदर, तो अगर कोई फिशरमैन को प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उन सबको सॉल्व करना, ये सब भी इंडिया और फ्रांस साथ में मिलकर करेगा। समझिए इस चीज को। अभी उसके अलावा इंडिया और फ्रांस ने ये बोला है कि हम दोनों ही कंट्री जो है एनुअली मिलेंगे। एनुअली का मतलब क्या है? हर साल मिलेंगे और बायलैटरल मीटिंग करेंगे। इंडिया और फ्रांस आपस में बायलैटरल मीटिंग करेगी, जहां पर वो लोग ब्लू इकोनॉमी को और ओशन गवर्नेंस को और ज्यादा प्रमोट करेंगे और इसके बारे में और ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इंडिया और फ्रांस ने ये बोला है कि हम आपस में जितने भी चीजों को लेकर चल रहे हैं साथ में, उन सब में हमें ब्लू इकोनॉमी को एक टाइप का प्रायोरिटाइज करना है। मतलब ब्लू इकोनॉमी को एक इंपॉर्टेंट सेक्टर लेके चलना है, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को, अपने कोस्टल एरियाज को, अपने मरीन बायोडाइवर्सिटी को सबको रिस्पेक्ट करें और सबको यहाँ पे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ सकें। इसके अलावा बोला गया कि फिशरीज को प्रमोट करना भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ओशन गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको फिशरी को प्रमोट करना ही होगा, बिकॉज फिशरी यहाँ पर बहुत सारे लोग की फूड सिक्योरिटी का एक टाइप का वो होता है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए होता है, बहुत स्पेशली जो कोस्टल पॉपुलेशन वगैरह होते हैं, मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि कोस्टल एरियाज के अंदर रहते हैं, उनके लिए फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम होता है फिशरीज।
इसलिए फिशरी जो है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव बहुत सारे डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल जो फैक्टर्स वगैरह हैं इन सबको भी इंक्रीज करना है, और जिसके थ्रू डायरेक्ट देखिए बहुत सारे मरीन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरियाज के अंदर रहते हैं, वो लोग इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वगैरह को बेच करके अपना लाइवलीहुड को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल फिश स्टॉक्स वगैरह है कि कुछ कुछ एरियाज ऐसी है जहां पर फिश वगैरह का पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो रहा है, इन सब चीजों को जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह उसको हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना होगा। इसके अलावा बोला गया है कि दोनों ही कंट्री जो है वो ब्लू इकोनॉमी को एक प्रायोरिटी की तरह डेवलप करेंगी। प्रायोरिटी मतलब इस चीज को हम सबसे आगे लेकर डेवलप करेंगे ताकि हम इन सब सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। इसके अलावा फाइनली ये बोला जाता है कि इंडिया और फ्रांस जो है दोनों आपस में बहुत सारे डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टर्स को, बहुत सारे बिजनेसमैन जो है, जितने गवर्नमेंट वगैरह है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन सबको आपस में कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे ताकि दोनों ही कंट्री साथ में मिलकर इस चीज को यहाँ पर डेवलप कर सके। फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्जैक्टली ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है। ब्लू इकोनॉमी देखिए कैसा वर्ड है जिसको 2010 के अंदर एक बुक आई थी, दैट बुक वाज रिटन बाय गुंटर पॉली, और इस गुंटर पॉली का जो बुक है उसका नाम है द ब्लू इकोनॉमी 10 इयर्स 100 इनोवेशंस एंड 100 मिलियन जॉब्स। तो इस चीज के बारे में बताया गया था जहां पर ब्लू इकोनॉमी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो एक्जैक्टली ब्लू इकोनॉमी का क्या डेफिनेशन दिया गया इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, यहां पर ये मेंशन किया गया है कि ब्लू इकोनॉमी सिंपली मींस सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल वर्ड्स में सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि इस तरीके से यूज करो कि आप आज भी यूज कर रहे हो, प्रेजेंट में यूज कर रहे हो, साथ में आप फ्यूचर के अंदर भी यूज कर सको। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। मतलब उसे ओशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आप आज भी यूज करो, बट इस तरीके से यूज करो कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इस चीज को प्रॉपर्ली यूज कर सके। ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इको, जो ओशन का जो इकोसिस्टम का जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना, एंड फाइनली जो आसपास के लोग हैं जो कि लाइवलीहुड जॉब्स के लिए जो इस पर्टिकुलर ओशन के ऊपर डिपेंडेंट है, उन सब चीजों को भी यहाँ पर मतलब आगे बढ़ाकर हेल्प करना, ये सब का सब यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी के अंदर आता है। एंड फाइनली वी हैव ओशन डेवलपमेंट को लेकर डिफरेंट जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह हैं इन सबको भी इंडिया और फ्रांस साथ में लेकर चलने वाला है, जिससे कि ओशन की हेल्थ, प्रोडक्टिविटी ये सब धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। ये था हमारा ब्लू इकोनॉमी और जितने भी बाकी टॉपिक्स थे। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आप अपने आज के टॉपिक्स को रिवीजन के फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नाउ यू हैव सम क्वेश्चन जिससे आपको ट्राई करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज था दैट वाज एडेड थ्रू व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। Second is कि which committee recommended the addition of fundamental duties. Third is कि which is the first country to develop world's first hydrogen based train. Fourth question is what is India's target year to achieve net carbon zero status. Then we have what is the headquarter of CEPI. Then next is which body releases blueprint priority disease. And finally we have एक true false का statement जहां पर क्वेश्चन है कि इंडिया एंड फ्रांस have decided to meet bilaterally to promote blue economy. ठीक है, इसे आपको ट्राई करना है। तो कल क्या क्वेश्चन थे उसे हम ट्राई कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु रिलीजेस द फ्रंटियर्स रिपोर्ट। आपको याद है फ्रंटियर रिपोर्ट जो कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में बताता है, एंड इट इज रिलीज बाय यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज व्हिच आर द 3 मेन चैलेंजेस एज पर द फ्रंटियर्स रिपोर्ट। आपको याद होगा ये एनवायरमेंट के हर साल 3 चैलेंजेस बताता है। तो इस साल जो चैलेंजेस बताए गए हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एज नॉइज पॉल्यूशन, सेकंड इज कॉल्ड एज बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड थर्ड इज वाइल्ड फायर। ये तीनों को यहाँ पर साथ लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट इज जो रिवार्ड प्रोजेक्ट वगैरह है उसको कौन कौन से स्टेट के बीच में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट इज ओडिशा एंड सेकंड इज कर्नाटका। देन वी हैव फाइनेंसिंग आर्म कौन सी है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। फाइनेंसिंग आर्म का मतलब क्या होता है? जो कि वर्ल्ड बैंक के बदले में जो पैसा प्रोवाइड करता है, दैट इज IBRD। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IBRD? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। Then we have what is the aim of project आरोहन। आपको याद है आरोहन रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और इसका मेन एम है वाटरशेड डेवलपमेंट। मतलब जितने भी रिवर वगैरह एरियाज हैं उनको प्रॉपर्ली डेवलप करना है, पानी को डेवलप करना है, ताकि अगर कोई भी ऐसा एरिया है जहां पर बारिश वगैरह नहीं होती है तो उस पानी को यूज करके इरिगेशन वगैरह को किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट में है कि ताज महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड ईच ईयर टू शोकेस द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। नहीं, देखिए दिस वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यस्टरडे कि ताज महोत्सव इज नॉट अबाउट ताजमहल, इट इज अबाउट मच मोर देन ताजमहल। आर्ट्स एंड क्राफ्ट इन सबको आगे प्रमोट करने की कोशिश करता है। एंड फाइनली वी हैव अ क्वेश्चन कॉल्ड एज हु पब्लिशेस द रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया, दैट इज पब्लिश्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB, ये इसको पब्लिश करता है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन एंड सारे के सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सब चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू देम। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।